चलिए, तो हम पढ़ रहे थे डायनेमिक्स ऑफ सीटीआरएम। उसमें कुछ पढ़ा था। एपीडी बनाना, इक्वेशन लगाना, है ना। एक और करो, दो और करो। क्वेश्चन नंबर क्या लिखूं? जैसे एक तो ये वाला करो। अच्छा, मैं सरफेस स्मूथ ले रहा हूं और फोर्स इसके पेट में लगा रहा हूं। सरफेस स्मूथ है, फोर्स सेंटर पे लग रहा है, ठीक है। आपको बताना है इसका ए एंड अल्फा। सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी का भाई एक, इसमें हम जो फोर्स है वो इसके सर पे लगाएंगे। और ये भी स्मूथ है। ए अल्फा बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एफबीडी बनाओ, यही है बस। ज्यादा से ज्यादा एमजी और नॉर्मल और लगा सकते हो आप, लगा लिया। टॉर्क क्या लिखोगे? पहले एफ बराबर एम ए लिख लेते हैं। एफ बराबर एम ए, ए और अल्फा मान लेते हैं। तो ए बराबर तो एफ अपॉन एम ही आ गया आंसर। और अगर हम लिखेंगे टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्या लिखोगे? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो लिखोगे। तो अल्फा बराबर कितना आ गया? जीरो। एल टॉर्क जीरो क्यों लिखा? सेंटर ऑफ पे ही लग रहा है। ये आंसर होगा इसका। वो करो, इसमें एफबीडी बनाओ। एफ लगेगा, एम जी और नॉर्मल, और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं क्योंकि सरफेस कैसी है? स्मूथ। अच्छा, इसमें क्या, कौन सा मोशन हो रहा है? ये ए है पर अल्फा जीरो है, कौन सा मोशन क्या? प्योर ट्रांसलेशनल कर रहा है। सिर्फ ए है इसके पास, अल्फा नहीं है। किसी को सेंटर से पकड़ के खींचोगे तो घूमेगा नहीं। सही बात है, सोच के देखो, नहीं घूमेगा। सेंटर से पकड़ के खींचोगे और सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन का टॉर्क आके उसको घुमा देगा। इसमें करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे? एफ बराबर एम ए बराबर एफ अपॉन एम। एंड सेकेंड, टॉर्क बराबर आई अल्फा। टॉर्क क्या लिखेंगे इस बार सेंटर के अबाउट? आर एफ। ए आगे मान लेते हैं और अल्फा ऐसे मान लेते हैं। और आई क्या लिखेंगे? सॉलिड सिलेंडर है ना, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। और अल्फा बराबर टू एफ अपॉन एम आर। अगर आप यहाँ पे ए और अल्फा में, अगर आप यहाँ पे, अब आपको ये बताना है, देखो इस सवाल में कि ए भी आ गया अल्फा भी आ गया। अब ये बताना है कि कौन सा मोशन है। तो आप बोलोगे रोलिंग है। अब रोलिंग में क्या ये प्योर रोलिंग है? तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। अगर इसको प्योर रोलिंग होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ए बराबर अल्फा आर। करके देखो, ए बराबर अल्फा आर आ रहा है क्या? ए ये है, अल्फा इंटू आर करो, तो एक तो टू एफ आई एम आ रहा है और ये तो एफ अपॉन एम है। तो यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब, इसका मतलब ये सॉलिड सिलेंडर रोलिंग तो कर रहा है,
पर वो रोलिंग प्योर नहीं है, प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है। और बाई चांस, बाई चांस अगर ए बराबर एल्फा आर सेटिस्फाई हो जाता, भले से फ्रिक्शन नहीं है, पर अगर ए बराबर एल्फा आर सेटिस्फाई हो जाता, तो क्या कहते हैं, ये प्योर रोलिंग हो रही। और वो कैसे होता सेटिस्फाई, कल आपको बताया था, एफ को कहाँ लगाना है, R/2 पर, सॉलिड सिलेंडर ही तो था। अगर एफ को आप R/2 पे लगा के ए और अल्फा को अलग अलग निकालोगे स्मूथ सरफेस पे, वो सेटिस्फाई कर जाएंगे, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो प्योर रोलिंग हो जाएगी स्मूथ सरफेस पे। लिख लो। एक सिचुएशन दी, एक सवाल दिया है जिसमें एनफ रफ सरफेस है और उसके ऊपर एक डिस्क वेलोसिटी v और ओमेगा से घूमते हुए जा रहा है। v बराबर ओमेगा आर है, कांस्टेंट है वेलोसिटी। v बराबर ओमेगा आर दिया हुआ है, v और ओमेगा इसकी वेलोसिटी है अभी की, ठीक है। और जा रहे हैं ये आप ही को तय करना है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, ये आप ही को तय करना है। हमने तो बस ये सिचुएशन दे दी है आपको, और सरफेस एनफ रफ है। अब आपको बताना है कि फ्रिक्शन ऑन द बॉडी विल बी, कौन सा फ्रिक्शन इनमें से होगा, स्टैटिक, काइनेटिक, नो फ्रिक्शन, या बता नहीं सकते कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। सोचो। फ्रिक्शन तभी आता है जब उसकी जरूरत होती है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा फ्रिक्शन की जरूरत है या नहीं। फ्रिक्शन की जरूरत क्या है, ऐसा बोला गया है कि हमेशा प्योर रोलिंग होनी चाहिए, ऐसा भी बोला गया है। अभी बी बराबर ओमेगा मेंटेन है, और एक बार मेंटेन हो जाता है ना, तो फिर अपने आप वो बिगड़ता नहीं है, फिर वो प्योर रोलिंग ही चलती रहती है जब तक कि सेम सरफेस वगैरह सब कुछ सेम चल रहा है, आपने कोई फोर्स वोर्स नहीं लगाया, और यहाँ पे बोल दिया है कि बी बराबर ओमेगा आर है, तो अपने आप ये बिगड़ता नहीं है जब तक कि आप सरफेस ना चेंज कर दो, या सरफेस से भी नहीं फर्क पड़ेगा, आपने इस पर कोई फोर्स नहीं लगा दिया, यहाँ से पकड़ के खींच लिया, कुछ नहीं कर लिया, तब तक इसका v बराबर ओमेगा चेंज नहीं होता। क्यों होगा, v को कौन चेंज करता है, एक्सेलरेशन चेंज करता है, कोई फोर्स लग रहा है जो एक्सेलरेशन आएगा। सुनना ध्यान से। और जब कोई एक्सेलरेशन नहीं आया तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा, तो अल्फा भी लाने की जरूरत नहीं। और आप अगर अब सोचो कि सर फ्रिक्शन आ जाएगा, तो सोचना, अगर फ्रिक्शन अगर पीछे आया, फ्रिक्शन अगर पीछे आया, फ्रिक्शन अगर, नेट फोर्स पीछे हो जाएगा क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं, तो एक्सलेशन भी पीछे हो जाएगा। एक्सलेशन पीछे हो गया ना, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी कम है, कम हुई, तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन पीछे लगा ना, तो टॉर्क उल्टा ऐसे आएगा, अल्फा ऐसे आएगा, और ओमेगा को उल्टा बढ़ा देगा। तो फ्रिक्शन अगर पीछे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो फ्रिक्शन बोलेगा पीछे तो नहीं आऊंगा मैं, वो गड़बड़ नहीं करता, वो तो उल्टा चीजों को सही करता है, वो तो चाहता है कि स्लिपिंग ना हो, या स्लिपिंग होने की टेंडेंसी भी ना हो। स्लिपिंग अगर हो जाती है तो काइनेटिक आता है, और स्लिपिंग होने की टेंडेंसी होती है तो स्टैटिक आता है। बोले सर आगे लग सकता है क्या फ्रिक्शन, लगा के देखो, अगर आगे लगाओगे ना फ्रिक्शन, तो एक्सलेशन आगे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन उसका टॉर्क ऐसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो वह कम कर देगा, तो ये सिचुएशन बिगड़ जाएगी। क्योंकि अभी है v बराबर ओमेगा आर है, लेकिन फ्रिक्शन अगर किधर भी आ गया, तो उल्टा इस अरेंजमेंट को वो बिगाड़ देगा, और ऐसा कभी फ्रिक्शन करेगा ही नहीं। फ्रिक्शन तो उल्टा चाहता है कि ये अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी आ जाए, तभी तो आपने कभी देखा हो, कोई एकदम बढ़िया बड़े ग्राउंड में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने शॉट मारा, बॉल गई टप 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 टप, फिर, या ऐसा नहीं, शॉट मारा लेकिन शॉट ऐसा था कि वो एकदम जमीन से चिपक के जा रही है, मान लो टाइल्स, घास नहीं है, घास नहीं है, जमीन है, और दिख रही है मतलब बॉल, घास भी बहुत छोटी है मान लो, और शॉट मारा, बॉल पहले तो तेज होती है ना, तो वैसा नहीं, एकदम जमीन से चिपक के जा रही है ना, तो जब तेज होती है ना बॉल, तब लुढ़कती नहीं है, थोड़ी देर तो वो सीधी चलती है ऐसी, बिना लुढ़के हुए, और फिर जैसे ही एंड आने वाला होता है ना उसका, वो फिर गोल होना स्टार्ट हो जाती है। कभी ऐसा देखा है, तुम जा इतना क्यों सोच रहे हो, एक बॉल लेना घर पे, और बॉल को ऐसे फेंक देना टाइल्स पे, फेंकना मतलब ऐसा तेज वेलोसिटी, लात मारना बेस्ट रहेगा, बॉल को रखना, प्लास्टिक की बॉल रखना टाइल्स पे, और ऐसे धीरे ही लात मारना, धीरे ही, तो आप देखना बॉल पहले ऐसे फिसलेगी, और फिर थोड़ी देर के बाद वो
रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, प्योर रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले फिसलेगी, फिर प्योर, अचानक से प्योर रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार प्योर रोलिंग हो जाएगी तो फिर प्योर रोल होती रहेगी, यानी कि फिर फिसलना स्टार्ट हो जाएगी, जब तक कि आप उसमें फोर्सेस ना, अपने मन से कुछ फोर्स ना चेंज कर दो उसके। जैसे बॉल आई और ढलान आ गई मान लो, तो फिर हो सकता है कि वो पहले फिसले, लेकिन फिर से थोड़ी देर के बाद वो रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, एट द एंड रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो करता कौन है, रोलिंग करवाता कौन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आ जाता है तुरंत, जैसी रोलिंग बिगड़ी, रोल नहीं हो रही, प्योर रोल नहीं हो रहा, फ्रिक्शन आके वापस बोलेगा चलो प्योर रोल। समझ में आई बात? यहाँ पे नो फ्रिक्शन आंसर। क्यों है नो फ्रिक्शन आंसर? पहले से प्योर रोलिंग हो रही है, वो क्यों आएगा? उल्टा आ गया ना वो, तो चीजें उल्टा बिगड़ जाएगी। वो तो कब आता, वेलोसिटी ज्यादा होती, ओमेगा कम होता, तो पीछे आ जाता। पीछे आने से ओमेगा थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता, वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती, और ये रिलेशन आ जाता। या उल्टा होता, वेलोसिटी कम होती, ओमेगा ज्यादा होता, तो वो आगे आ जाता कि भाई वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ओमेगा को थोड़ा कम कर दूंगा, और बी बराबर ओमेगा ला दूंगा। ऐसा। तो कुल मिला के फ्रिक्शन का काम क्या है, समझ में आई आप? हाँ, कोई चीज अगर लुढ़क रही है, प्योर रोल कर रही है, तो करती रहेगी, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। एक बार प्योर रोलिंग होना स्टार्ट हो जाए, फ्रिक्शन बंद हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है, ए भी नहीं आना चाहिए ना कहीं से। ए क्यों नहीं आ रहा है इसमें, कहीं से फोर्स नहीं लग रहा। अब आप बोलो सर प्योर रोलिंग हो रही है, हमने फोर्स लगा दिया, अब आ सकता है फ्रिक्शन, क्योंकि अब वेलोसिटी बढ़ेगी ना, तो कोई तो ओमेगा को बढ़ाने के लिए चाहिए। वैसे तो एफ भी ओमेगा बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी वजह से भी अल्फा आएगा, लेकिन क्या पता नहीं बढ़ा पाया तो, या हो सकता है ज्यादा बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन आके उसको फिर संभालेगा। अच्छे से नहीं बढ़ा पा रहा है एफ ओमेगा को, तो पीछे लग जाएगा कि मैं भी सपोर्ट करता हूँ। एफ ने ओमेगा को ज्यादा बढ़ा दिया तो आगे लग जाएगा कि बैलेंस बनाते हैं। और कितना लगेगा फ्रिक्शन, उतना ही लगेगा जितने की जरूरत होगी, ये बैलेंस बना रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बहुत बहुत इंटेलिजेंट है फ्रिक्शन, भयंकर। ठीक है, ऐसा। काइनेटिक एनर्जी इन सीटी आरएफ। तो सीटीआरएम में जो पार्टिकल होता है या ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास दो वेलोसिटी होती हैं, एक तो वेलोसिटी v और एक होती है ओमेगा। और ये भी हमने सीखा है कि सीटीआरएम को हम कैसे पढ़ते हैं, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हम काइनेटिक एनर्जी वैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सीटीआरएम, टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सीटीआरएम बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, या फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा तो ट्रांसलेशनल मोशन से आता है और एक हिस्सा रोटेशनल मोशन से आता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ एम टोटल वी सी ओ एम का स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये होती है टोटल एनर्जी इन सीटीआरएम। अगर कोई पार्टिकल सीटीआरएम में है तो उसकी टोटल एनर्जी के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा ट्रांसलेशनल का होगा, एक हिस्सा रोटेशनल का होगा। ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, ये सब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशनल है, तो आप क्या करोगे, ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल, फ्रैक्शन बन जाएगा। रोटेशनल अपॉन टोटल, तो ये पता लगे रोटेशनल कितना हिस्सा है टोटल का, ऐसे पूछते हैं। लिखो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो वही लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। वो रिजिड बॉडी चाहे कोई सा भी मोशन करे या मोशन ही ना करे, रुकी हो, तब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमेशा ही वही रहेगा, एम जी एच सेंटर ऑफ मास। ये हमने रिजिड बॉडी के जब, हाँ है, जब पहले दिन दूसरी लाइन लिखी थी रोटेशनल मोशन की, उसी में हमने पढ़ लिया था कि जब जब रिजिड बॉडी आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच सेंटर ऑफ मास ही लिखी जाएगी।
उसके मोशन से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी का तो मतलब है उसकी पोजीशन क्या है। मोशन कोई सा भी करे, पर किस पोजीशन पे वो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे रहती है कि अभी कहाँ है, रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, उस हिसाब से। और ये हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सीटीआरएम। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलके क्या बन जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी इन सीटीआरएम। मैकेनिकल एनर्जी इन सीटीआरएम। एक रॉड है, वेलोसिटी b ओमेगा से घूम रहा है, तो कौन सा मोशन हो गया, सीटीआरएम। सीटीआरएम में काइनेटिक एनर्जी लिखनी है अगर रॉड की, तो कैसे लिखनी पड़ेगी, ट्रांसलेशनल वाला टर्म प्लस रोटेशनल वाला टर्म। ट्रांसलेशनल वाला टर्म हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम टोटल वी सेंटर मास का स्क्वायर, और रोटेशनल वाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फिक्स है ये इंक्लाइन और ये एनफ रफ है, मतलब इस पे कोई लुढ़केगा तो प्योर रोल करेगा। ठीक है क्या, और इसकी हाइट h भी दे दी हमने, टोटल हाइट h है। कोई बॉडी है ये जिसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसका मास m है, रेडियस r है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट लुढ़कते हुए नीचे पहुंच जाएगा तब इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो किसका सवाल दिख रहा है, ये लुढ़कते हुए नीचे आया, कोई चीज हमने छोड़ी, नीचे आई अपने आप, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। अरे हाँ कि ना, सोच के देखो ना। नहीं, हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि इसमें कौन काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी। अरे हाँ कि ना, ना। तो क्वेश्चन लिख लो पहले। इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, if it is released from height h, find its speed when it reaches the bottom। अच्छा, आप एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लगा दोगे, लगा दोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पता है ना, इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा, पर पता है वो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ। क्योंकि फिसल नहीं रहा है, ये रोल कर रहा है। रोल करने का मतलब क्या होता है पता है आपको, जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लगेगा उस वक्त वो पॉइंट रुका रहेगा, क्योंकि वो कांटेक्ट में रहेगा, और जो इंक्लाइन प्लेन है वो रुका हुआ है। तो जब वो फ्रिक्शन लगेगा तब वो पॉइंट रुका रहेगा, बी बराबर ओमेगा रहेगा इसके ऊपर। फिर वो पॉइंट ऊपर निकल जाएगा, जब वो चलने लगेगा तो बस वो जब यहाँ है तभी रुका है। फिर वो, ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो जैसे आगे चलेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन तब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मतलब जब फ्रिक्शन लगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, और जब डिस्प्लेसमेंट हो तो फ्रिक्शन चला गया, फ्रिक्शन किसी और पे लगा जो इसकी जगह ले लेगा, पर जब वो इसकी जगह लेगा तो वो रुक जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक है, फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा। वहीं पे अगर ये स्लिप कर रहा होता, स्लिप होने का क्या मतलब होता है कि इस पॉइंट की, जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास वेलोसिटी होना ही तो स्लिपिंग कहलाता है। कि इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, चल रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। पर यहाँ पे फ्रिक्शन तो लगेगा, फोर्स तो लग रहा है, पर वो वर्क डन नहीं करेगा, वर्क डन नहीं करेगा, इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो लगाई किसी ने एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ आया क्या, तो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल यू फाइनल। जैसा हमेशा करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है, रिलीज, तो कितनी हो गई, जीरो। ये देखो 25% है। फिर रेफरेंस जहां मानना है मान लो। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज कि जो हाइट h है वो काफी बड़ी है r के कंपैरिजन में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो फिर यहाँ तक की हाइट तो h ले लूंगा, फिर वो जो, अगर ये भी बड़ी हाइट होती तो इसका भी तो हाइट लेना पड़ता। वो सबसे अपन छुटकारा पाने के लिए बोल रहे हैं कि बढ़ाया अपन ने इसको, बनाया इतना बड़ा है पर ये इतनी छोटी सी गोली जैसा है, बहुत छोटा है। तो अपन आर को नेग्लेक्ट मान सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि इनिशियली ये एच हाइट ऊपर है। ठीक है, तो बताइए
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं रेफरेंस लाइन यही वाली लाइन ले लूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, एम जी एच, मास एम है, जी एच, बस हो गया कितना ही है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब ये रोल करता हुआ जब नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v, और कितने से घूम रहा है, ओमेगा से, तो क्या लिखेंगे बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई क्या लिखेंगे, आई लिखना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो। कितने अननोन दिख रहे हैं इसमें, दो अननोन है, वी एंड ओमेगा, लेकिन बोला है ना रफ, तो प्योर रोलिंग होगी, तो प्योर रोलिंग कंडीशन पहले ही बना लो, वी बराबर ओमेगा आर, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो चल नहीं रहा है। ध्यान से बनाना प्योर रोलिंग कंडीशन, ये नहीं कि आंख बंद करके वी बराबर ओमेगा आर लिख रहे हैं, अभी कई सिचुएशन हम भी कर लेंगे एक आध जहाँ ये नहीं बनेगी, और ऐसा करी भी तो है हमने, जब धरती चलने लगे या ऊपर से सर भी खसकने लगे, मतलब ऊपर भी कोई प्लेटफॉर्म हो ये हो, तो रिलेशन बदल जाते हैं, अगर सिचुएशंस बदलती हैं तो रिलेशन बदल जाते हैं, है ना। तो v बराबर ओमेगा आर का यूज करते हैं, एक अननोन को गायब करते हैं, ओमेगा को गायब कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा बताइए, मुझे v निकालना है, तो मैं लिखूंगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन लेके बाकी सबको नीचे पटक देंगे, तो वी स्क्वायर बराबर एम जी एच डिवाइडेड बाय हाफ एम या एम बाई टू आई अपॉन टू आर स्क्वायर, यही है। टू कॉमन लेके ऊपर रख देते हैं और एम को नीचे डिवाइड कर देते हैं, मतलब एम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो एम कट जाएगा थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, तो टू तो ऊपर चला गया, कॉमन हो गया, टू जी एच आ गया, अरे टू जी एच देखो सुना सुना सा लग रहा है, एम यहाँ से कॉमन लेंगे तो वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, तो वी बराबर अंडर रूट ऑफ टू जी एच, अरे किसी को छोड़ते थे ऊपर से एच हाइट वो जो नीचे आता था, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती थी, रूट टू जी एच, देखो वैसा ही कुछ कुछ टर्म बना, लेकिन चूंकि ये सी टी आर एम है तो साथ में ये भी बना, तो फाइनल वेलोसिटी आई इसकी। अब यहाँ पे आई जो मन करे वो रख दो, जो मन करे क्या मतलब, आपसे बोला जाए कि एक बार डिस्क है, एक बार, चलो रेस कराते हैं, रेस कराते हैं, यहां से चार चीजों को छोड़ते हैं, चार या पांच कितने हो जाएंगे, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, चार चीजों को छोड़ते, आपको बताना है कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कराते रेस, चलो बताओ, रेस कराई है, आपको बताना है कौन सबसे पहले पहुंचेगा, बता सकते हैं क्या, पहले तो ये बताओ कि बता सकते हैं क्या, कैसे बता सकते हैं, है जी, बताओ फिर बताओ, चलो तो रेस कराते हैं ना, बताओ कौन कौन है, रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, चार लोग हैं। पहले अपन ये देख ले, देखो निकालना वेलोसिटी रिलेशन, मैं ये बोल रहा हूँ जिसकी ज्यादा वेलोसिटी है वो पहले पहुंचेगा, सही है कि नहीं बताओ, वेलोसिटी ज्यादा कोई क्यों ही होगी, इनिशियल में सबकी वेलोसिटी जीरो है, ज्यादा क्यों रही होगी वेलोसिटी, फोर्सेस, फोर्सेस तो खैर सेम ही लगे होंगे, लेकिन कुछ ऐसा रहा होगा कि एक्सेलेरेशन ज्यादा आया होगा, एक्सेलेरेशन ज्यादा आया होगा, तभी तो वेलोसिटी भी ज्यादा आ गई, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस सभी ने सेम चला है, पर किसी की वेलोसिटी ज्यादा है, किसी की वेलोसिटी कम है, उसका कारण क्या है, एक्सेलेरेशन अलग अलग रहे होंगे सभी के, तो जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा रहा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा रही होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी उसका टाइम कम लगा होगा, तो अगर वेलोसिटी का रिलेशन आ जाए तो टाइम का रिलेशन इनवर्स हो जाए, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अरे हाँ कि ना। अच्छा, तो अगर वेलोसिटी का हम रिलेशन देखें तो सभी के लिए टू सेम है, जी सेम है, एच सेम है, वन सेम है, प्लस मास सभी का सेम है, रेडियस सभी की सेम है, सभी का अलग क्या है, सिर्फ आई अलग है, तो आई जिसका सब, देखो आई के साथ रिलेशन निकालते, आई बढ़ाएंगे तो ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, अरे आई बढ़ाएंगे तो ये वाला टर्म कम हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ओवरऑल बढ़ जाएगा, तो वी भी बढ़ जाएगा, तो ये रिलेशन आया।
आई और बी के बीच में क्या रिलेशन आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया। जिसका आई ज्यादा होगा, मैंने उल्टा लगा दिया क्या, या सही डायरेक्टली का रिलेशन आया क्या, हाँ एक से दोबारा कर लेते हैं। आई बढ़ेगा, ये पूरा पार्ट बढ़ेगा, ये पूरा पार्ट बढ़ेगा, कम होगा। हाँ तो वी कम होगा, इनवर्सली सही था, बोला सही था, लिख गलत गया। ठीक है, तो जिसका आई ज्यादा होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो अब रिंग और उनके पहले आई में रिलेशन निकाल लेते, तो रिंग सभी का आई लिख लो पहले। तो आई ऑफ रिंग, आई ऑफ डिस्क क्या होता है इसका, एम आर स्क्वायर, इसका हाँ तो 0.5 एम आर स्क्वायर, अरे हाँ की ना। फिर आई ऑफ एच एस, एच एस मतलब हॉलो स्फेयर, 2/3.6 एम आर स्क्वायर। और आई एस एस सॉलिड स्फेयर, 2/5.4 एम आर। सबसे बड़ा आई किसका है, रिंग का। तो सबसे छोटी वेलोसिटी किसकी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग सबसे कम होगी, उसके बाद हॉलो स्फेयर, इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी हॉलो स्फेयर की, डिस्क की वेलोसिटी ऑफ डिस्क उससे ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सॉलिड स्फेयर। और उसके बाद चार ही तो है। तो सबसे छोटा जिसका आई है, सबसे छोटा जिसका आई है सबसे बड़ी वेलोसिटी उसकी है, और सबसे बड़ा जिसका आई है सबसे छोटी वेलोसिटी उसकी। इसका अपोजिट टाइम का रिलेशन आएगा, मतलब सबसे पहले कौन पहुंचेगा। देखो, अगर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो इसको टाइम सबसे कम लगेगा, तो टाइम सबसे ज्यादा किसको लगेगा, रिंग को। उससे कम टाइम किसको लगेगा, हॉलो स्फीयर को। उससे कम टाइम किसको लगेगा, डिस्क को। और उससे कम टाइम किसको लगेगा, सॉलिड। टाइम सबसे कम इसको लगा, मतलब सबसे पहले कौन पहुंचा, सॉलिड स्फीयर। ऐसा सबसे लेट कौन पहुंचेगा, रिंग। वेलोसिटी इसकी सबसे कम, टाइम इसको सबसे ज्यादा लगा क्योंकि वेलोसिटी इसकी सबसे कम थी, यानी कि एक्सेलेरेशन भी इसका सबसे कम रहा होगा। एक्सेलेरेशन तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आएगा ही आएगा, क्यों आएगा, आएगा ही वो तो। और आएगा ही, बोले ऐसे नहीं मानेंगे, निकाल के दिखाओ, एक्सेलेरेशन निकाल के बताओ क्या आएगा। ऐसे नहीं मान रहे हम, ये सब कुछ हमने एक्सेलेरेशन से डिसाइड किया है ना, एक साथ छोड़ा है। वेलोसिटी सबकी अलग अलग है, क्यों है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जरूर अलग अलग रहे होंगे। जिसका एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा रहा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रही होगी और उसको टाइम सबसे कम लगेगा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलेरेशन भी निकाल के दिखाओ। ये क्या निकाला, ये तो वेलोसिटी निकाली, फिर रेस कराई। चलो एक्सेलेरेशन भी निकालते हैं, तो लिखो सवाल। तो वापस से वही, अपन एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं और हाइट h ले लेते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आई COM आई है, मास m, रेडियस r है, और ये जो सरफेस है वो एनफ रफ है, एनफ रफ, ये फिक्स है। चलो, तो अगर एक्सेलेरेशन निकालना होता है, अल्फा निकालना होता है, तो ये सवाल किसका बन जाता है, एनएलएम का। एनएलएम में क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं, एफ नेट बराबर एम लिखते हैं, टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखते हैं, और प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाते हैं। तो वही करना, और क्या करना है, कोई नई चीज थोड़ी करनी है। एफबीडी बनाएंगे, कैसा बनेगा, एफबीडी नीचे लगेगा, एम जी। अब इंक्लाइन प्लेन पर है तो एम जी के क्या होंगे, कॉम्पोनेंट। नॉर्मल लगेगा ऐसे, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा। एनफ रफ है, प्योर रोल तो करेगा ही करेगा, तो एक्सलेशन है ए, और ऐसा कैसे रहेगा, अल्फा। और फ्रिक्शन आपका जिधर मन करो, पीछे मन कर रहा है तो पीछे लगा दिया फ्रिक्शन। आगे क्या सिखाया था, एफ नेट बराबर एम ए, एम जी माइनस साइन थीटा, पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन बराबर एम ए। अब ये उन्हीं को समझ में आएगा
जो कल की क्लास रिवाइज करके आए थे। कल क्योंकि वो वही काम हॉरिजॉन्टल पे करना सिखाया था, 5 3 4 5 6 सवाल जितने भी करे थे, आज वही काम इंक्लाइन पे कर रहे हैं। इंक्लाइन पे तुम ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो पढ़ के आओ फिर, है ना। आसान तो बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया, पहली इक्वेशन शानदार। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, टॉर्क बराबर आई अल्फा। मजे की बात, टॉर्क किसका और लिखना है, सेंट्रिकल। एम जी का टॉर्क खत्म, नॉर्मल का टॉर्क भी खत्म, केवल किसका टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा की डायरेक्शन में आएगा। आर इंटू एफ आर बराबर आई, आई आई है, इंटू अल्फा। दूसरी इक्वेशन, अननोन कितने हो गए, 3 हो गए। तीसरी इक्वेशन, ए बराबर अल्फा। तीसरी इक्वेशन, तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से हम निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे, यही निकाल लेंगे। आपको तो खैर लगेगी जगह, मैं यही लिख दूंगा। ए निकालना है, अल्फा निकालना है और फ्रिक्शन भी निकालना है। निकालिए, करिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो सर आपने पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाई थी, हाँ। वहां सिर्फ वेलोसिटी निकालनी थी। वेलोसिटी जब भी निकालनी होती है हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मतलब एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, अगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग पा रहा है तो। पर वहां लग पा रहा था, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। फ्रिक्शन भी वर्क डन कर देता मान लो पिछले सवाल में, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स जाता, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी में कुछ रिलेशन चाहिए, तो एनर्जी से काम चल जाता है। लेकिन जब एक्सेलेरेशन चाहिए, अल्फा चाहिए, फिर तो हमें एनएलएम पे आना ही पड़ता है, एफबीडी बनानी पड़ती है, एफ नेट बराबर एम ए लिखनी पड़ती है। बताइए ए क्या आया। चलिए, तो ए आपका आया होगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + i/m r स्क्वायर। तो आप इसका फंक्शन देखोगे तो वेलोसिटी जैसा ही बना, मतलब ये भी आई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही आएगा। जिसका आई ज्यादा होगा, ए कम होगा। और अल्फा कितना हो जाएगा, a/r। तो ये जो भी ए आया डिवाइडेड बाय इसको आर करोगे तो ये आ जाएगा। फ्रिक्शन और बता दो कितना है। फ्रिक्शन चाहो तो यहीं से निकाल दो, यहां से एफ आर बराबर I α/r। और अल्फा की जगह क्या लिखोगे, a/r। तो a/r और एक आर यहां से आ गया, तो ये हो गया I/r² इंटू अल्फा इंटू ए। तो ये लिख दोगे आप I/r² इंटू ए, और ए अपना ये आई गया था, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट। नीचे अंडर रूट है ना कि नहीं है, नहीं आएगा ना शायद, अंडर रूट क्यों आएगा, वो पिछले वाले का याद रह गया मेरे को। अंडर रूट थोड़ी बनेगा इसमें, कहीं स्क्वायर ही नहीं लग रहा, अंडर रूट कहाँ से आ जाएगा। 1 + i/m r²। अब ठीक है, अब ठीक है। और अल्फा बराबर a/r। अब तो कर रहा होगा मैच, वो अंडर रूट गलती से लग गया था। ये मल्टीप्लाई है, तो ये देखो हमने एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाल दिया। एक्सेलरेशन ये रहेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया कि वेरिएबल आया है, बोलो बोलो। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए तो सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। तो सर एक बात बताओ, इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर तो हम वेलोसिटी जो आपने पिछले सवाल में निकाली थी, फाइनल वेलोसिटी एनर्जी कंजर्व करके, उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। ए आ गया, अब तो करके देखते हैं आता है कि नहीं आता, करके देखते हैं ना। क्योंकि फिर अपन ये भी निकाल पाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा। पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने सिर्फ टाइम में रिलेशन निकाला था, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। लेकिन अगर पता लग जाए कि कितना टाइम लगेगा तो कितना मजा आएगा, कि टाइम ही निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सवाल यहाँ तक किसका हो गया, डायनेमिक्स का। नहीं, कितना हो किसका हो गया, मतलब डायनेमिक्स का सवाल हो गया यहाँ तक, डायनेमिक्स ऑफ सीटीआरएम। इसके बाद जो मैं कर रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, टाइम कितना लगेगा, वगैरह वगैरह, ये किसका सवाल हो गया, काइनेमेटिक्स का। वो सीटीआरएम की काइनेमेटिक्स हो गई है ना। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो यकीन दिलाने के लिए फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ, और देखना वेलोसिटी वही आएगी जो इससे पहले वाले सवाल में आई थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यकीन दिलाने के लिए ये इक्वेशन लगाता हूँ, v² बराबर u² प्लस
2a। बोले सर लीनियर में क्यों लगाई, एंगुलर में लगाओ, लगा दो। v बराबर तो ओमेगा आर ही रहना है ना, आप लगा दो। अल्फा भी तो आ गया, तो आप वो भी लगा सकते हो, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। या थर्ड इक्वेशन में लगा सकते हो, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। पर फिर थीटा देखना पड़ेगा कितना थीटा घूमेगा नीचे आते आते। डिस्प्लेसमेंट तो पता है लीनियर वाला, कहाँ पता है सर, पता है क्या, ये एक्सलेशन इस डायरेक्शन में आया है, पर इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है। पता है, एच पता है ना, थीटा पता है ना, परपेंडिकुलर है ये, तो साइन थीटा लगा दो, एच अपॉन एक्स। तो एच बराबर, सॉरी, एक्स बराबर कितना हो गया, एच अपॉन साइन थीटा। अब मैं वहां रख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर 0 + 2, एक अंधा सा कहाँ है, ये रहा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + I/m r², 2a, और s कितना है, एच अपॉन, देखो वही आ गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, v² का अंडर रूट आ गया, तो v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 + I/m r², वही आ गया। अरे आ गया ना, अगर वेलोसिटी वही आ गई इसका मतलब सब सही चल रहा है। इसका मतलब आप अब टाइम भी निकाल सकते हो। तो टाइम निकालने वाले के लिए कौन सा लगाऊं, v बराबर u+at लगा दो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता लग गई, या s बराबर ut + ½ at² लगा दो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पता है। कौन सा लगाऊं, s बराबर ut + ½ at²। पहले इसको उस टर्म में लिख लूं ताकि फिर डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। u तो 0 हो गया, ½ at², तो t बराबर कितना आ गया, 2s/a, अंडर रूट ऑफ 2s/a आ गया। अरे सही है क्या, s का मतलब कितना हो गया, h अपॉन, हाँ, तो आंसर आ गया √2। s का मतलब h अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + I/m r²। अब थोड़ा सा इसको कर लो, सजा लो, ये नीचे आया, वो ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, जी साइन स्क्वायर थीटा बन गया नीचे, तो ऊपर क्या बन गया, 2h, ये टर्म ऊपर ऊपर पहुंचा दूं, 1 + I/m r² अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये टाइम का फंक्शन बन गया। अगर आप गौर से देखें तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आई के, जिसका आई बढ़ा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और यही हमने निकाला था। सही है ना, लिख लो, आई किसका सबसे बड़ा था, रिंग का, तो रिंग को सबसे ज्यादा टाइम लगा था नीचे पहुंचने में और सबसे लेट पहुंची थी। अरे लेट कब पहुंचेगी, जब टाइम ज्यादा लगेगा ना, ठीक। तो ये आपका डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स का बढ़िया सवाल आपको करा दिया। आगे चलते हैं अब, देखो प्रॉब्लम्स। तो आप अगर CTRM को शुरू से देखो तो सबसे पहले क्या पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स, या यूं देखो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हर पार्टिकल की जो CTRM कर रहा है, या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्या होती है वेलोसिटी, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे होती है ना। फिर हमने डायनेमिक्स से स्टार्ट करी, डायनेमिक्स में एनएलएम वाले सवाल, उसमें एक पुली वाला सवाल भी किया अभी जिसमें तीनों हो रहे थे, कल किया था। फिर आज एक किया जिसमें ऊपर से छोड़ दिया, तो आपने उसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी कर लिया, अरे कर लिया ना। फिर ये किया, इसमें काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स सब आ गया इसमें, है ना। एक और करते हैं उसमें, अभी तक आपने गौर किया हो तो जितने भी मैंने डायनेमिक्स वाले क्वेश्चन कराए उनमें वो सारे धरती पे कराए। धरती पे मतलब सरफेस उसमें नहीं, फिक्स सरफेस नहीं चल रही थी, इवन यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन नहीं चल रहा था, और कल से जिन चीजों को अपन लुढ़काने लगे ना उसमें धरती नहीं चल रही थी। तो आपका हर बार रिलेशन v बराबर ओमेगा अल्फा बराबर a बराबर अल्फा आ जा रहा था। अभी हम कर रहे हैं जिसमें प्लेटफॉर्म भी मूवेबल है, ठीक है, और उसमें डायनेमिक्स कैसे। तो कुल मिला के इक्वेशन लगानी है, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो हेडिंग डाल दो, प्योर रोलिंग इन ऑन, प्योर रोलिंग ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, या प्रॉब्लम्स ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, एक ही बात है।
प्रॉब्लम्स ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म वाले सवाल। तो आपको एक ही सवाल में सीखना रहता है कि क्या अंतर है और क्या सेम है। सब कुछ सेम रहेगा, बस एक चीज बदलेगी, वो है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जो कि हम पहले ही बनाना सीख चुके हैं। बस वहां पे वेलोसिटी में बनाई थी, अब यहाँ एक्सेलरेशन में बनेगी, और एफ नेट बराबर एम ए की इक्वेशन बढ़ जाएंगी। देखो मैंने आपको बताया ना, पर हेड काउंट सीटीआरएम में 3 इक्वेशन लगती हैं। अब प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म तो आगे पीछे चल रहा होगा, वो तो ट्रांसलेशन करेगा, तो उसके लिए एफ नेट बराबर एम ए बढ़ जाएगा। वो तो खैर ठीक है, कोई खास बात नहीं। तो करते हैं जरा इस सवाल को, लिखो क्वेश्चन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये वो, नहीं समझ में आया तो कहीं भी मानो, अपने आप सबसे बेहतर। तो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक प्लैंक है, प्लैंक है, इसका मास m ले लेते हैं, या भी मास देख लूंगा, m2m टाइप कुछ कर लेंगे। उसके ऊपर एक सॉलिड स्फेयर है, इसका मास m, रेडियस r है। नीचे वाली सरफेस तो स्मूथ है जिस पर प्लेटफॉर्म रखा है, पर प्लेटफॉर्म की ऊपर वाली सरफेस एनफ रफ है। एनफ रफ क्यों? जो होगा प्योर रोलिंग होगा, है ना, ऐसा। हम एक फोर्स लगा रहे हैं सॉलिड स्फीयर पर, सॉलिड स्फीयर पर नहीं लगा रहे, चलो प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं फोर्स है। प्लेटफॉर्म पर एक फोर्स लगाया है एफ, ठीक है। इसका मास m ले लिया, इसका मास m और r ले लिया। आपको पूरा सॉल्व करना है, फाइनल तक आंसर तक पहुंचना है, इसलिए मास भी मैं ठीक ले रहा हूँ, m1 m2 ना लेके दोनों का मास m ले रहा हूँ। मुझे बताइए इसमें अननोन क्या क्या होंगे, आपको क्या क्या अननोन दिखाई दे रहे हैं। डायनेमिक्स का सवाल है, इसलिए वेलोसिटी ओमेगा मत बोलिए। काइनेटिक्स करवानी होगी तो हम पूछ लेंगे उसमें टी टाइम के वेलोसिटी क्या होगी, तो पहले तो एक्सेलरेशन ही निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर b बराबर u प्लस टी लगा के वेलोसिटी निकाल लेंगे, वो नहीं। तो बताइए क्या क्या अननोन दिख रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन, इसका अल्फा, इसका एक्सेलरेशन। अब अल्फा थोड़ी आ रही है तो आगे पीछे चलेगा ना, और दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। टोटल 4 इक्वेशन, सही। टोटल 4 अननोन, तो 4 इक्वेशन भी बन जाएंगी कैसे। सीटीआरएम की 3, क्योंकि ये सीटीआरएम है तो 3, और ये ट्रांसलेशनल मोशन है तो इसकी 1। बस बनाओ, तरीके से ढंग से एफबीडी बनाओ। इसमें आपको एफबीडी इसकी भी बनानी है और इसकी भी बनानी है। तरीके से ढंग से एफबीडी बनाओ और इक्वेशंस लिखो, और फाइनल आंसर पर मैच करो। तो मूविंग प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं कि आपको लग रहा था कि हम कुछ नया सीखने वाले, नहीं नहीं। हम तो बस सीख रहे हैं कि कैसे करना है। मजे की बात, आपको आता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, बैठे नहीं रहना है, कम से कम एफबीटी तो बना लो अपनी कॉपी में। कम से कम अपनी कॉपी में प्लैंक की और इसकी अलग अलग एफबीडी बना लो, अलग अलग। चलिए, तो सबसे पहले तो एफबीडी बना लेते हैं, यही बना लेता हूँ ताकि जो काम आ जाएगी जगह। ये तो हो गया लड्डू, और ये हो गया प्लैंक जिस पर फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। फोर्स इस पर आगे लग रहा है, फ्रिक्शन इस पे पीछे मान लेते हैं। किसी ने हो सकता है इस पर पीछे इस पे आगे कुछ तो भी किया होगा, सब सही है। और इसका एक्सलेशन आगे मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, प्लैंक का AP मान लो, A ऑफ प्लैंक। अरे ठीक है क्या। अब इस पर फ्रिक्शन अगर पीछे लगा तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। आपने इस पे पीछे लगाया है तो इस पे लगा देना आगे, आपका भी सही है। उसके अलावा आपने इसका एक्सलेशन आगे मान लिया है A, और अल्फा ऐसे माना है कि ऐसे माना है, जैसे मान ला मान लो। बाकी देख रहे हो आप, अगर फ्रिक्शन आप आगे लगा रहे हो तो ऑब्वियसली टॉर्क ही पैदा करेगा अल्फा को, तो अपोजिट आना ही है। पर ठीक है, हमने तो लगा दिया, हमें नहीं पता लगा इतना, हमने तो एफबीडी ऐसे बना दिया। एमजी और नॉर्मल भी लगेंगे, पर ठीक है, अच्छी बात है, लगने दो उनको, है ना। और क्या, और कुछ नहीं। सबसे पहले मैं प्लैंक के लिए वो बनाया था इक्वेशन, क्या लिखूंगा, एफ माइनस एफ आर बराबर एम ए पी। एक इक्वेशन किसके लिए, प्लैंक के लिए। अब इसकी 3 इक्वेशन बनेंगी, बनाते हैं। एक्सलेशन डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो लिखेंगे एफ आर बराबर एम ए, दूसरी इक्वेशन। अरे ठीक है क्या। अल्फा की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, आर एफ आर इज इक्वल टू
2/5 mr² इंटू अल्फा, थर्ड इक्वेशन। सही लिखा ना, 2/5 mr²। अरे हाँ की ना। और तीसरी, तीसरी या चौथी, चौथी प्योर रोलिंग की। तो प्योर रोलिंग की यहाँ देखिए, इस पॉइंट का एक्सलेशन आगे कितना होगा ए, पीछे कितना होगा अल्फा आर, और इस पॉइंट का एक्सलेशन आगे कितना होगा ए पी। ये दोनों आपको बराबर करना है। तो आप लिखेंगे ए माइनस अल्फा आर बराबर, ए माइनस अल्फा आर बराबर ए पी। ये फोर्थ इक्वेशन। किसी ने अल्फा अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज माना होगा तो उसका ए भी आगे होगा, अल्फा आर भी आगे होगा। तो इक्वेशन बनेगी ए प्लस अल्फा आर बराबर ए पी। माना ना, कई लोग हाँ हाँ कर रहे थे जब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो कई लोग यहाँ पे हाँ 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 कर रहा था, आवाज आई थी मेरे को। किस किसने यहाँ अल्फा एंटी क्लॉकवाइज माना था, माना था? फिर प्योर रूलिंग कंडीशन क्या लिखी? ये चार इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आएंगे आपको। अब जिन्होंने फ्रिक्शन अपोजिट माना था या अल्फा अपोजिट, जो भी अपोजिट किया हो, आपको अपना ही करना है, काटना नहीं है, और फिर आंसर मैच कराना है। जो इसके साथ आएगा वही उसके साथ भी आना चाहिए, तो ही मजे हैं। लेकिन शर्त यह है, जो आपने किया उसमें फिर माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है। हमने जो डायरेक्शन बनाई उसमें माइनस प्लस का हमने ध्यान रखा। समझ में आया? और हेडिंग डाल दीजिए एंगुलर मोमेंटम में सीटीआरएम। और होमवर्क भी है आज तो, पर क्या दे, लाओ मॉड्यूल देना, कुछ दे देते हैं।